नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्षिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्षिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। हमारा यह कार्यक्रम राजनीति को समर्पित है। राजनीतिक गलियारों में किस तरह की सियासी चाल और भूचाल चल रही हैं, किस तरह की शतरंजी चालें चलाई जा रही हैं, क्या कुछ हो रहा है देश में, प्रदेश में, इसको लेकर हमारा यह कार्यक्रम आधारित है। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह राजनीति के पारंगत खिलाड़ी, चाणक्य, पूर्व मंत्री चंद्राजीत सिंह भी हमारे साथ होते हैं। और राजनीति में 6 दशक के आसपास का अनुभव रखने वाले चंद्राजीत सिंह भी से हम हर सप्ताह ये जानने का प्रयास करते हैं कि मौजूदा राजनीति में मौजूदा राजनीतिक पार्टियां किस तरह की नारेबाजी कर रही हैं, किस तरह के वादे कर रही हैं, चुनाव की क्या तैयारियां चल रही हैं, आगामी सत्ता प्राप्ति के कितने क्या प्रयास चल रहे हैं। इसी को लेकर यह कार्यक्रम आधारित है। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। और प्रोग्राम के हमारे गेस्ट चंद्राजीत सिंह भी का हम स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और आपसे जानने का प्रयास ये करना चाह रहे हैं कि पूरे देश में कोई जमाने में एक छत्र राज करने वाली भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस अब लसपस हालत में है। केवल 2 राज्यों में ही कांग्रेस का कोई राजनीतिक असर है और इस लसपस हालत को ठीक करने के लिए और कांग्रेस को जोड़ने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। आप क्या कहेंगे, इस यात्रा के क्या परिणाम आपको दिखाई देते हैं और इस यात्रा से क्या कुछ राजनीति में चेंज आने वाला है? कुछ होने जाने नहीं है। मारवाड़ी में एक कहावत है, बहुत बड़ी कहावत है, खाया पिया मिल, प्लेट फोड़ी चाराने का बिल, ये होना है। आप बताइए, कन्याकुमारी से 3500 किलोमीटर तक की यात्रा करके राहुल गांधी को क्या मिल जाएगा? क्या एक भी स्टेट मिलेगी? आने वाले चुनाव में मैं ये घोषणा करता हूं कि कांग्रेस को पूरे देश में एक भी राज्य में सत्ता नहीं मिलेगी। कांग्रेस सत्ताविहीन होगी। अभी तो कांग्रेस की बहुत बड़ी दुर्गति है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर ईडी की रेड पड़ी है, जगह जगह ईडी के छापे पड़े हुए हैं। घंटों सोनिया जी और राहुल गांधी को बैठना पड़ता है। ऐसी बुरी हालत के अंदर है कांग्रेस। इसको निकालने के लिए, जनता की सब भावना के लिए, जनता में लोकप्रियता के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अब यह यात्रा से लंबी लकीर की तरह है। आप मुझे ये बताइए, कोई आदमी भारत के नक्शे में एक लकीर की तरह गोला खींच दे तो क्या उसका कब्जा होगा? क्या मिलेगा इनको? तमिलनाडु इनको मिलना नहीं, बिहार इनको मिलना नहीं, इनको मिलना क्या है? एक भी पार्टी मिलनी है क्या? एक भी स्टेट मिलनी है क्या? महाराष्ट्र इनको मिलना नहीं, आंध्रा इनको मिलना नहीं, तमिलनाडु, हैदराबाद, आंध्रा, कोई स्टेट मिलनी नहीं। केरल में तो पहले ही ये है, कभी ये और कभी कम्युनिस्ट पार्टी मिलजुल के आ जाते हैं, तो इनको मिलेगा क्या? उत्तर प्रदेश आते आते ही यात्रा तक जाएगी। राहुल गांधी परेशान हो जाएंगे। राहुल गांधी को मालूम पड़ जाएगा कि इस यात्रा का उद्देश्य केवल ये है ताकि वे लोकप्रिय होकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की स्वीकृति प्रदान करें, जो वो करने वाले हैं नहीं। और जब वो नहीं करेंगे तो इनके पास अध्यक्ष का चेहरा नहीं बचेगा। ऐसा विपन्न स्थिति, ऐसी निर्जन स्थिति कांग्रेस की आज है, यही रहने वाली है। अब इस यात्रा में कितने कंटेनर इकट्ठे कर लो, 30 कर लो, 40 कर लो, 50 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यात्रा की लंबाई तो हो ही जाएगी, उसमें ही फर्क नहीं पड़ता है। रास्ते के लोग स्वागत भी करेंगे, मगर वो स्वागत होगा दर्शनीय स्वागत होगा। लोग देखना चाहेंगे कि राहुल कैसे दिखते हैं, राहुल कैसा बोलते हैं, राहुल कितना समझते हैं, राहुल क्या कहते हैं, राहुल कैसे कहते हैं, राहुल किसको कहते हैं। ये परीक्षण मात्र है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि इस यात्रा का कोई लाभ कांग्रेस को होगा। हाँ, एक बात है, कांग्रेस के भीतर जो लोग राहुल के व्यक्तित्व को गिराना चाहते थे, उनके मुंह पर एक चांटा लगेगा। राहुल के नेतृत्व में यात्रा होगी। राहुल का नाम पूरे देश में प्रचारित होगा। राहुल राहुल हो जाएगा। मगर उस राहुल होने से कांग्रेस का जो राजनीतिक फाउल हो चुका है, उसका कोई इलाज नहीं होगा। निश्चित रूप से इस यात्रा से राहुल का व्यक्तिगत लाभ तो हो सकता है,
कांग्रेस का ये पार्टी नाम नहीं होगा। अब इस यात्रा में उनके साथ में अशोक गहलोत भी है, यात्रा में उनके साथ में सचिन पायलट भी है, खड़गे भी है, बहुत से नेता है, सारे देश के नेता पहुंच जाएंगे। मगर मुझे तो एक सवाल का जवाब दो, प्राप्त क्या करोगे? अल्टीमेटली कोई प्रयास होता है, कोई मेहनत होती है, कोई योजना बनती है, उस योजना का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? क्या एक भी प्रांत में कांग्रेस आ सकती है? मुझे लगता है मोदी ने जो नारा दिया है कि अगले चुनाव के बाद भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, अब उसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। मुझे लगता है ये एक भी स्टेट में कांग्रेस आएगी, तमिलनाडु से लेकर के कश्मीर तक कहीं चले जाओ। थोड़ा बहुत कश्मीर में चांसेस था, तो गुलाम नबी आजाद के विद्रोह के बाद वो भी खत्म हो गया। जम्मू में ये है नहीं, दिल्ली में केजरीवाल आने देगा नहीं, यूपी में योगी जी जाएंगे नहीं। आप बताओ कहाँ है कांग्रेस में? तो दुर्गति होगी। ये बात से बाद में करूंगा अंत में। आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस की दुर्गति के बावजूद ये यात्रा का ढोंग, ये यात्रा का अहंकार, ये यात्रा का नाटक, ये यात्रा की नौटंकी, ये यात्रा करना, लोगों को लाना और बाद में बोलते क्या, उसका भी तो असर होता है। चाहे 4 लाइन ही बोले, अगर कोई आदमी ने एक बार वंदे मातरम लिख दिया तो अमर हो गया, जंगल लिखा तो अमर हो गया। इनके तो भाजपा में कुछ दम ही नहीं है। ये क्या बोलते हैं समझ में नहीं आती है। इनके साथ चलते हैं गहलोत जी, वो क्या बोलते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आती है। सचिन पायलट बेचारा अकेला है और निरी है, उसकी तो बहुत बड़ी दुर्गति राजस्थान में ही कांग्रेस हाईकमान ने कर रखी है, जबकि वो एक आदमी है जो प्रभावी। आएंगे सचिन पायलट की तरफ आएंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी हाल में सचिन पायलट के साथ भी एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम भी हुआ है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले तो सुभाष जी एक बात है, आप इस यात्रा को महत्व मत दो, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब ये देखते मरी भी कांग्रेस में जान फूंक देगी, यात्रा नहीं कर पाएगी। यात्रा का लक्ष्य नहीं है। एक प्रांत में 500 मीटिंग करते तो कुछ होता, अब सारी मीटिंग एक धागे की तरह, गोले की तरह चक्कर काट देगी देश के नक्शे पर। आप बताइए सुभाष जी, इससे क्या होता है? हम ये तो नहीं कह रहे कि इसके आउटकम्स क्या होंगे, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि देश में एक सशक्त विपक्ष हो, अब वो चाहे कांग्रेस के रूप में हो या चाहे और किसी चेहरे के रूप में हो, वो एक अलग बात है, लेकिन विपक्ष की जरूरत है। आपके मंच पर ये बात कम से कम 1 डज़न बार आप और कह चुके हैं कि लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम आज भी ये कहते हैं, पर ये कैसे बनेगा विपक्ष? हाँ, ये अभी तो लक्षण इनके दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, विपक्ष के लिए राज चाहिए, विपक्ष के लिए प्रांत चाहिए, विपक्ष के लिए विधानसभाएं चाहिए, विपक्ष के लिए सत्ता चाहिए, विपक्ष के लिए एक ताकतवर मंच चाहिए और उस मंच पर बोलने वाले ताकतवर नेता चाहिए। आप बताइए, जब नेता ही नहीं है, मंच ही नहीं है, तो विपक्ष कैसे बनेगा? ये देश का दुर्भाग्य है सुभाष जी। सबसे बड़ी बात यह है सिंघवी साहब कि साख चाहिए, क्रेडिबिलिटी चाहिए विपक्ष के पास। विपक्ष के कोई भी नेता हो, वो विपक्ष में तब ही संभव है उसका आना सत्ता में कि उसकी साख हो, वो बात करे तो आचरण में भी उसको दिखाई दे। आज ऐसा कोई नेता विपक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है जिसका आचरण और जो बोला जा रहा है वो एक हो। बोलते कुछ और हैं, आचरण कुछ और करते हैं, सबको पता है। तो ये बात तो आप तो कहते हो नेता राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय नेता तो मिल जाएंगे जो है, राष्ट्रीय नेता नहीं मिलेगा। प्रांत तो प्रांत की सीमा में संकुचित हो जाता है, प्रांत की परिधि में रह जाता है। देश का विस्तार करते करते प्रांत इतना हवा चाहिए भरने के लिए, प्रांत के पास कुछ है ही नहीं। अब ममता क्या करे बंगाल में, कर सकती है, मगर ममता क्या करेगा केरल में, ममता क्या करेगी यूपी में, ममता क्या करेगी जयपुर में, ममता क्या करेगी गुजरात में? नहीं, इनके भी चाल चरित्र बदले हुए हैं ना साहब। ममता बनर्जी के भी असल बात यह है कि वो भी देश की जो मूल नब्ज है उसको नहीं समझ पाती है। वो अपने स्वार्थ में लगी हुई है, वो अपने वोट बैंक के चक्कर में लगी हुई है। वहां मुस्लिम तुष्टीकरण का ऐसा ऐतिहासिक काम किया है कि जो कोई सोच नहीं सकता है। इसलिए ममता बनर्जी पूरे देश की नेता नहीं हो सकती है। हो ही नहीं सकती। कौन, मैं आपसे कौन हो सकता है, नाम बताओ, एक नाम बताओ। कोई नहीं है, यही तो हम कह रहे हैं। यही तो के नेता के लायक कोई आदमी नहीं है। नहीं है। मोदी का कद इतना बड़ा हो चुका है
कि उसके तकने के बराबर भी कोई दूसरा नेता नहीं है इस देश के अंदर। उनका कद कितना बड़ा है इस बात से मतलब नहीं, बात यह है कि इनके कद बहुत छोटे हैं। आगे की बात है, तुलनात्मक रूप से कही है मैंने तुलना की बात की है सुभाष जी। हाँ, कोई नहीं है, ये कहीं टिकते ही नहीं है। अब ये सारे मिलकर के ये एक बात मैं आपको एक छोटी सी अंग्रेजी की बात याद दिलाना चाहता हूँ। जब गुलिवर गया था तो लिलीपुटियन सब 6 इंच के थे, सारे लिलीपुटियन मिलकर के भी एक गुलिवर का निर्माण नहीं कर सके थे। वही दुर्गति आज इन पार्टियों की है। ये सारी पार्टियां लिलीपुटियन है और बीजेपी गुलिवर के स्तर पर है, इससे लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि देश का दुर्भाग्य है। ये जो बात है ये कि आपने कहा राज्यों में चुनाव में आएगी नहीं कांग्रेस, बात असल में ये यहाँ पर हम आपसे ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये अभी सन्निकट चुनाव है 2 राज्यों के, गुजरात के और हिमाचल के, उसमें ये यात्रा नहीं जारी है। एक बात इसके बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन इसके पहले हम हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ इशारा करते हैं। लोग तो सोशल मीडिया पे आजकल लगे ही रहते हैं, व्यंग करते हैं, तो कई लोग तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो देशवासियों को एकजुट कर लेंगे कांग्रेस का सफाया करने के लिए इस भारत जोड़ो यात्रा में। ये भी कहा जा रहा है। दूसरा ये आपका व्यंग है बड़ा तगड़ा है, आप व्यंग में बड़ी बड़ी बात कह जाते हो। ये इससे बड़ा क्या व्यंग होगा? भारत जोड़ो, किसको जोड़ो? भारत तुम्हारा है क्या जो जोड़ोगे? एक और है, प्रांतों को नहीं जोड़ सकते, एक और है इसी में एक व्यंग और आ रहा है। नहीं जोड़ सकते, दिल्ली के पड़ोस की पंजाब को नहीं जोड़ सकते, तुम हरियाणा को नहीं जोड़ सकते, तुम राजस्थान को नहीं जोड़ सकते, भारत को क्या जोड़ोगे? भारत क्या फेविकॉल से चिपकने वाली लकड़ी के 2 टुकड़े हैं क्या जो जोड़ दोगे आप? और आ रहा है, एक व्यंग और आ रहा है, वो भी तो सुनिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बता देते हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई भारत तो जुड़ा हुआ ही है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अब ऐसी तो कोई रिवोल्ट तो है नहीं कहीं भी, यदि जोड़ना ही है तो फिर पाकिस्तान को और बांग्लादेश को जोड़ने के लिए निकलते राहुल गांधी। आप कैसी बातें करते हो सुभाष जी, ये बेचारी व्यंग के काबिल नहीं है। आप अपने व्यंग्य बाण से कांग्रेस को घायल मत करिए। आप तो एक बात कहिए कि विपक्ष को एक बड़े नेता की देश में जरूरत है जो बीजेपी के नेतृत्व को आमने सामने खड़ा होकर जवाब दे सके। मुझे ऐसा कोई नेतृत्व अभी नजर में नहीं आ रहा है, अगर आपको आता है तो आप बताना। इसलिए यह कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा का कोई अर्थ नहीं है। इनको कश्मीर में कुछ चांसेस थे, वो गुलाम नबी को हटा के इन्होंने खत्म कर दिए। दिल्ली में केजरीवाल घुसते देगा नहीं इनको, यूपी में जोगी जाने देगा नहीं इनको, बिहार में इनकी कोई स्थिति नहीं बनेगी। आप बताओ कांग्रेस कहाँ है? इसलिए मैंने आपके कहा था आपके चैनल पर कि थोड़े दिनों बाद हमें एक माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी जिसमें आके गाड़ करके हम ढूंढें कि कांग्रेस कहाँ है। कांग्रेस है ही नहीं। मैंने अमेज़न पे ऑर्डर कर रखा है, मैंने ऑर्डर कर रखा है दोनों के लिए। तो आगे चलते हैं और आपकी कर्म भूमि राजस्थान की तरफ आए इससे पहले एक अच्छी खबर है जो दर्शकों को हम देना चाहते हैं और आप भी कोई कमेंट करना चाहें तो करिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करने जा रहे हैं और ये करोड़ों रुपए की लागत से ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। अंग्रेजों के जाने के बाद नई दिल्ली में इतना बड़ा काम भारत की तरफ से भारतीयता के लिए किया जाना बड़ी बात है और आज उसका उद्घाटन है। इसमें खास जो बात है, ठीक है, वो पैनोरामिक दृश्य बनाया जाना, निर्माण कर देना, सड़कों को ठीक कर देना, वो तो काम हो सकता है, कोई भी कर दे, लेकिन जो विजन इसके पीछे लिया गया है वो ये है कि किंग जॉर्ज पंचम की स्टैच्यू को हटाकर अंग्रेजों की एक जो विरासत दिखाई देती थी, गुलामी का एक प्रतीक दिखाई देता था, उसको हटाकर वहां पर एक वॉर मेमोरियल म्यूजियम बनाया जाना और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाया जाना, जिसका अनावरण आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। ये देशवासियों के लिए एक वो खबर है जो स्वाभिमान बहुत बड़े सुभाष जी, बड़े गर्व की बात है। 70 साल तक कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस को गर्त में डाला क्योंकि नेहरू के व्यक्तित्व के ऊपर या समानांतर सुभाष जी को बिठाना कांग्रेसियों को मंजूर नहीं था। अगर इनका बस चलता तो गांधी जी को भी पृष्ठभूमि में डाल देते, पर ये ऐसा कर नहीं पाए। इसलिए सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इसका बनना बहुत बड़ी बात है। ये इतना ही महान कार्य है जितना किसी कवि द्वारा वंदे मातरम का लिखा जाना अथवा जनगण मन का लिखा जाना। मैं कहता हूं मोदी जी, आपका दिमाग तो कमाल का है, आप वो कर रहे हो इस देश के लिए
देश के स्वाभिमान के लिए, देश के आत्माभिमान के लिए, देश के गौरव के लिए। ये सड़कें बनाना, खड्डे भरना, ये तो होता रहता है, पर ये मानसिक एकता का प्रतीक नहीं होता जो आप कर रहे हो। मैं बड़ा प्रसन्न हूं, पूरा देश प्रसन्न है कि आप अच्छा कर रहे हो। अब चूंकि आप राजस्थान पर आई गए हो, ये क्या जानना चाहते हो? क्या हाँ, हम पूछ रहे हैं बताओ आपको राजस्थान के बारे में। हम हाँ बताइए। तो हम एक चीज जोड़ देते हैं, आप उसका भी उसमें ले लेना। फिर सचिन पायलट ने अपने जन्मदिन के मौके के ऊपर जो शक्ति प्रदर्शन किया है, उसका क्या असर दिखाई देते हैं आपको आगे आने वाली शक्ति पर गलत कह रहे हो आप। सचिन पायलट ने शक्ति प्रदर्शन किया ही नहीं, जनता ने उसके प्रति प्यार प्रदर्शन किया है। एक भी गाड़ी भेजी नहीं गई, खर्चा किया नहीं गया, टीमें बुलाई नहीं गई। अरे बिना बुलाए, बिना खर्च, बिना मेहनत, इतने लोगों का आना एक आदमी के जन्मदिन पर जो सत्ता में नहीं है, न वो उप मुख्यमंत्री है, न प्रदेश का अध्यक्ष है, ये इस बात को साबित करता है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस में किसी आदमी को मुझ पर ताप देने का हक है तो केवल और केवल सचिन पायलट को है। सचिन पायलट की तुलना में कांग्रेस के सारे नेता नीलीपुटियन है, सचिन गुरीवर है। सचिन के टकने के बराबर औकात राजस्थान की किसी कांग्रेस नेता की नहीं है, ये साबित हो गया। देखिए मजेदार बात, भीड़, जाम, ट्रैफिक जाम, लाइन में लोग, हजारों नहीं लाख से ऊपर आदमी था और एक पैसा खर्चा नहीं किया, किसी को बुलाया नहीं, गाड़ियां किराए नहीं ली गई। ये नहीं कहा गया ए सारे एमएलए मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे लिए गाड़ियां लेके आना, ये नहीं कहा गया। अपने आप आए, स्वतः भीड़ जुटी। मैं तो कहता हूं, मेरा जी चाहता है कि सचिन की लोकप्रियता को सलाम किया जाना चाहिए, लेकिन राष्ट्र का कांग्रेस का हाईकमान काला चश्मा लगाकर बैठा है, उस काले चश्मे में उनको दिखाई नहीं देता है। तो वो देख लेते तो आज नजारा कुछ और होता। और जब सचिन का ही मत तो नहीं है तो कांग्रेस का मत तो कहां से होगा। इसलिए आने वाले चुनाव में कांग्रेस 20 सीट पर सिमट जाएगी। अगर सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव नहीं हुआ तो कांग्रेस विल नॉट क्रॉस द फिगर ऑफ 20 एमएलए। ये मेरी भविष्यवाणी है। आज तक मेरी हर भविष्यवाणी सच निकली है, तो ये भी सच निकलेगी। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं ऐसा हो। मैं तो चाहता हूं गहलोत, सचिन पायलट दोनों मिलकर के लड़े और टक्कर दें, क्योंकि लोग पर अगर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की जरूरत है तो प्रांतीय स्तर पर भी एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। सत्ता में तो भाजपा आ रही है, कोई संदेह नहीं है, कोई शक ही नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह ही नहीं है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी नहीं है, भाजपा का आना तय है। अभी एक नई बात हुई है कि अमित शाह जी वगैरह जोधपुर में हेडक्वार्टर लगा रहे हैं, 3 दिन रुके। क्यों भैया, आपका क्या है? जोधपुर में तो आप जाओ या न जाओ, अमित जी, आदरणीय मोदी जी, श्रीमान नड्डा जी, आपकी जरूरत नहीं है। मारवाड़ में तो यूं ही कांग्रेस की 4 सीट आती है। ये ऑटोमेटिक आने वाली 4 सीटों का श्रेय लेने के लिए आप वहां जाकर के अपना अड्डा लगा रहे हो, ताकि बाद में आप कह सको कि हमारे जाने के कारण मारवाड़ में 4 सीट आई है। आपकी जरूरत नहीं है, मारवाड़ में तो 4 ही सीट आनी है, 5 आ जाए। इसलिए ये बेकार का एक्सपेरिमेंट है, ये स्थानीय भाजपा नेताओं के कद को घटाने का एक्सपेरिमेंट है। मैं इसको भी अप्रिशिएट नहीं करता। आदरणीय अमित शाह जी, आप मारवाड़ के उस इलाके में मत जाइए जहां ऑलरेडी भाजपा की जीत तय है। आप आइए ना, इधर दौसा में आइए, भरतपुर जाइए, करौली जाइए, सवाईमाधोपुर जाइए, आप जाइए ना, अलवर जाइए, आप चुरू जाइए, सीकर जाइए, वहां नहीं जाओगे आप, क्योंकि वहां क्या पता क्या रिजल्ट आ जाए। हालांकि वहां भी भाजपा जीतेगी और इसलिए भाजपा की मैं कहता हूँ 120, 25, 30, 40 सीट आएगी। कांग्रेस की 20-25 सीट आएगी, लेकिन यहाँ पर अन्य लोगों की सीटें भी 40-50 आएगी। ये पहला चुनाव होगा राजस्थान का, सुभाष जी, जहां निर्दलीय बड़ी संख्या में जीतेंगे और आप देखते रह जाओगे कि निर्दलियों की मदद के बिना अगर कांग्रेस में सचिन के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो मैं दावे से कह सकता हूं कि टक्कर का चुनाव होगा और भाजपा को भी दांतों चबाने पड़ेंगे। अब भाजपा में भी क्या है, पक्षपात, घोर पक्षपात, अन्याय, घोर अन्याय। भाजपा वो पहले वाली भाजपा नहीं रही है, अच्छा कार्यकर्ताओं की वैल्यू नहीं। आप बताइए, जिन 2-3 आदमियों को अभी भाजपा में शामिल किया गया वो तो भाजपा के सबसे बड़े गद्दार थे, क्यों लिया गया उनको, क्या जरूरत थी? मतलब भाजपा में भी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है।
भाजपा में भी पक्षपात आ गया है, पैसे से भाजपा की सदस्यता बिकने लग गई है। वरना ऐसे आदमियों को जो मंत्री रह करके करोड़ों रुपया खा और डकार गए, जिन्होंने भाजपा के साथ चुनाव लड़ लिया हो, ऐसे गद्दारों को भाजपा में लेने की क्या जरूरत थी? इससे भाजपा की थोड़ी बहुत मानसिकता में देर आती है, यह भी उचित नहीं है। भाजपा ऑलरेडी बेस्ट पार्टी है, कोई जरूरत नहीं है इनको ऐसे आदमियों को लाने की, ले जाने की, जिनकी हैसियत नहीं, जिनकी औकात नहीं, मगर लाते हैं। भाजपा का कर्तव्य है, मैं क्या कर सकता हूँ? आप भी कुछ नहीं कर सकते। अब भाजपा के अंदर झगड़ा चलेगा प्रांत के नेतृत्व का। देखते हैं सतीश पूनिया जी की दुकान कब तक चलती है। फिर आएगा चेहरा तो कह दिया मोदी के चेहरे में चुनाव लड़ेंगे। अगर आप मोदी के चेहरे में चुनाव लड़के मोदी के चेहरों को ही अगर आप एक्सपेरिमेंट का पार्ट बना देते हो तो ये उचित नहीं है। राजस्थान में तो बहुत से चेहरे पड़े हैं। अब एक केवल इसलिए कि वसुंधरा का पत्ता राजस्थान से पूरा साफ करना है, इसके लिए परीक्षण होना ये भी उचित नहीं है। मैं मानता हूं कि वसुंधरा जी का खुद अहंकार है जिसने मोदी के ईगो को चैलेंज किया था, पर इसकी इतनी बड़ी सजा तो नहीं हो सकती। आने को तो क्या कोई भी आ सकता है। भाजपा में मोदी जी जिसका हाथ पकड़ के बिठा देंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, चाहे मोदी का चेहरा लड़े या न लड़े, मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहेंगे। चाहे किसी के 200 में से 180 विधायक आ जाए तो भी मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसे ये चाहेंगे। ये राजस्थान की दुर्गति है, यह राजस्थान कांग्रेस की दुर्गति है। सचिन पायलट ने, कांग्रेस ने अपने जन्मदिन की आड़ में कुछ ताकत दिखाई है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन कांग्रेस आला कमान उनकी इस ताकत को स्वीकार करके कुछ कर ले, इसकी संभावना कम है। राइट। तो और कोई ऐसी बात जो हम आपसे ना पूछ पाए हो वो और आप कह लीजिए आप, फिर हम प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। जब कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा और केवल कांग्रेस गैर कांग्रेस से युक्त भारत हो जाएगा, तब आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कर्मों के अलावा जो गलत काम होंगे उन पर नियंत्रण कौन करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट, कौन पूछेगा सवाल? है कोई जवाब आपके पास? इसलिए ये बहुत बुरा होगा। मैं अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा मत करो एक पार्टी का शासन हो जाए, क्योंकि एक पार्टी का शासन अंत में तानाशाही शासन होता है, इससे देश का भला नहीं होता है। ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम सियासी चाल बुचाल। आपने जाना चंद्राजीत सिंघवी से। चंद्राजीत सिंघवी राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और पूर्व मंत्री हैं। तो उनसे आपने जाना किस तरह की राजनीति चल रही है और किस तरह से राजनीतिक दलों में स्थितियां चल रही हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। तो ये था आज का हमारा सियासी चाल भूचाल का विशेष कार्यक्रम। आज का दिन एक खास दिन है और एक खास दिन इसलिए है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनका जो सम्मान है, जो अपेक्षित सम्मान है, वो आज देश कृतज्ञ राष्ट्र देने जा रहा है। 75 साल के बाद कृतज्ञ राष्ट्र नेताजी की प्रतिमा का नई दिल्ली में अनावरण कर रहा है। प्रधानमंत्री इस अनावरण कार्यक्रम में होंगे, प्रधानमंत्री के हाथ से अनावरण होगा और ये एक बहुत ही विलक्षण दिन है, बहुत बड़ा दिन है, जबकि हम भारत माता के एक वीर सपूत जिसके कर्तव्य को, जिसके कार्य को एक तरह से मटियामेट करने का प्रयास किया गया, भुला देने का एक षड्यंत्र रचाया गया, उसके ऊपर आज देशवासी गौरव कर सकते हैं कि नेताजी ने इस देश की आज़ादी के लिए, हमारे लिए क्या कुछ किया। आप हम सब तरफ, हमारी तरफ से भी हम इस दिन को, नेताजी को सम्मान के साथ याद कर रहे हैं। तो यह था आज का हमारा प्रोग्राम। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।